हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल वे में। अब आज के इस लेक्चर में हम जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको लेकर के है। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र में जो कोस्टलाइन है, जो समुद्री तट है, उसको मजबूत करने के लिए। ओके, तो भारत ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र के अंदर जो कोस्टलाइन है उसको मजबूत करने के लिए। पूरा न्यूज़ क्या है? तो केंद्र सरकार ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र का जो कोस्टलाइन है, जो रिवर बैंक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो समुद्र के आसपास का जो एरिया है, जो नदी के आसपास का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो लोन एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जो नेचुरल इवेंट्स होता है, जैसे कि इरोजन हो गया, जो मिट्टी वगैरह ढह जाता है, जो फ्लड आता है उसकी वजह से जो नुकसान होता है, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। और जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को स्ट्रांग बनाना, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आता है उससे वो लोग डील कर सके, उसको वो लोग झेल सके। तो ये पूरा इसका उद्देश्य है। ओके, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र के अंदर जो कोस्टलाइन है, जो रिवर बैंक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लोकल कम्युनिटी है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके, समझ में आ गया? नाउ कुछ कुछ डिटेल्स है इसका तो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ये जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है ये कौन से प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हुआ है, तो महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रिजिलियंट कोस्टल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो लोन एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि लोन एग्रीमेंट को किसके किसके द्वारा साइन किया गया है, तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए जूही मुखर्जी के द्वारा लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे है। ओके, और एशियन डेवलपमेंट बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए मियो ओका के द्वारा जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। तो मियो ओका के बारे में अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो इंडिया रेसिडेंट मिशन है तो उसकी ये कंट्री डायरेक्टर है। ठीक है, तो जूही मुखर्जी और मियो ओका के द्वारा ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन तो आपसे अमाउंट के ऊपर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $42 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन किया है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है पर्पस, कि किस पर्पस के लिए किया है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो कोस्ट लाइन है, जो रिवर बैंक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो लोन एग्रीमेंट है उसको और मजबूत करने के लिए ये जो लोन एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। ओके, ना यहाँ पे क्योंकि हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात किया तो हम देख लेते हैं इसका कुछ कुछ स्टैटिक पॉइंट। तो सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। अब ये करता क्या है, तो ये ना जो इसका मेंबर कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज को ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 19 दिसंबर 1966 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मैंडलियंग फिलीपींस के अंदर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है मसातसुगु असाकावा जी और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 मेंबर कंट्रीज है। ओके, तो याद रखिएगा करेंटली अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 मेंबर कंट्रीज है। 49 है एशिया पैसिफिक रीजन के तरफ से और बाकी जो कंट्रीज है वो अदर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बॉब कार्ड को लेकर के है। आपको पता होगा कि बॉब कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो यहाँ पे बॉब कार्ड ने महिलाओं के लिए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका नाम है टियारा। तो बॉब कार्ड ने महिलाओं के लिए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है टियारा। तो पूरा न्यूज़ क्या है? बॉब कार्ड लिमिटेड, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो इसने यहाँ पे टियारा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि अपनी तरह का पहला वुमेन सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है। तो इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, महिलाओं का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, और ये जो न्यूली लॉन्च्ड प्रीमियम बॉब कार्ड है, उसको रुपे नेटवर्क के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो हम सबको पता है कि कोई भी अगर कार्ड है तो उसको कोई नेटवर्क, या तो मास्टर या तो वीज़ा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है टियारा महिलाओं के लिए, उसको रुपे नेटवर्क के ऊपर लॉन्च किया गया है, और इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है जो मॉडर्न महिलाओं का नीड है उसको देखते हुए। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो पूरा टियारा क्रेडिट कार्ड है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देखिए, टियारा क्रेडिट कार्ड को एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे लॉन्च किया गया है, और इस इवेंट का नाम है पिंकाथॉन। ओके, तो टियारा क्रेडिट कार्ड को पिंकाथॉन जो इवेंट हुआ था वहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये जो इवेंट है, ये बेसिकली होता है महिलाओं के स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इंडियन मॉडल एंड एक्टर और ये पिंकाथॉन के क्रिएटर मिलिंद सोमन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। योगा प्रैक्टिशनर अंकिता कोनवर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और जो बॉब कार्ड लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं रविंद्र राय जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके, तो मिलिंद सोमन, अंकिता कोंवर और बॉब कार्ड लिमिटेड के एमडी और सीईओ रविंद्र राय के द्वारा टियारा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। समझ में आ गया? ना देखिए, इसका बहुत सारा फीचर है, तो उतना फीचर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है। जो बस इम्पॉर्टेंट है, मैं बस आपको उतना बता देती हूँ। तो ये जो टियारा वुमेन्स क्रेडिट कार्ड है, उसका क्या क्या फ़ीचर है? तो यहाँ पे इसका जॉइनिंग और एनुअल फ़ी है। मतलब कि अगर आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है वो लेना है, तो आपको यहाँ पे 2499 रुपीज़ देना होगा, और यही एनुअल फ़ी भी है, 1 साल के लिए यही फ़ी भी है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे अगर आपने ये क्रेडिट कार्ड लिया और अगर 60 डेज के अंदर आपने इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 25,000 रुपीज़ खर्च किया, तो यहाँ पे ये जो आपका ज्वाइनिंग फ़ी है जो आपने दिया होगा 2500 रुपीज़, तो ये आपको वापस लौटा दिया जाएगा। ओके, और अगर आपने 1 साल के अंदर 2,50,000 रुपीज़ खर्च किया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर है, जो अगला साल है, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का एनुअल फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ-कुछ की फीचर हैं, बस ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन मेनली आपसे क्या पूछा जाता है कि किसने लॉन्च किया, और आपसे नाम पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बॉब कार्ड है, उसने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है महिलाओं के लिए अभी हाल ही में, तो उसका नाम क्या है? तो आपको क्या बताना है? टियारा क्रेडिट कार्ड। ओके, और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि बॉब कार्ड ने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जिसका नाम टियारा है वो लॉन्च किया है, तो किसके लिए लॉन्च किया है? ओके, फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, महिलाओं के लिए। तो उसमें से आपको राइट आंसर देना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे बॉब कार्ड लिमिटेड के बारे में दिया गया है। तो बॉब कार्ड लिमिटेड को पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसको 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक एनबीएफसी है और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। ना इसका प्राइमरी बिजनेस क्या है, ये करता क्या है? तो ये लोगों को क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, और मर्चेंट एक्वायरिंग का जो बिजनेस होता है वो भी ये करता है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये वैसे कंपनीज को जो कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है वो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वैसे कंपनी को ना ये जो बॉब कार्ड लिमिटेड है, ये नेसेसरी सर्विसेज, नेसेसरी टूल प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है वो एक्सेप्ट कर सके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम बात करें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1908 है। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का नाम है देवदत्त चंद्र जी, और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ना यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ टाटा पावर और कैनरा बैंक को लेकर के है।
टाटा पावर और कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है रूफ टॉप सोलर लोन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो इस पूरे न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूफ टॉप सोलर होता क्या है। देखिए, रूफ टॉप सोलर सोलर पैनल होता है जिसको कि घरों के, ऑफिसेस के, फैक्ट्री के जो रूफ है, जो छत है, उस पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि सनलाइट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। ओके, तो यही होता है रूफ टॉप सोलर। तो ये सोलर पैनल होता है, ये क्या करता है, ये सनलाइट का, सूरज का जो रोशनी होता है उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ पे टाटा पावर और कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है ताकि ये लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर सके जो रूफ टॉप सोलर होता है वो इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो पूरा न्यूज क्या है यहाँ पे, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि टाटा पावर का यूनिट है, इसने यहाँ पे कैनरा बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि ये जो इंडियन हाउस होल्ड्स है, भारत के अंदर जो घरे हैं, उनको ये अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर सके, अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कर सके ताकि वो भारत सरकार सपोर्टेड जो पीएम सूर्य घर स्कीम है उसके तहत वो रूफ टॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सके ना। यहाँ पे डोंट वरी, पीएम सूर्य घर स्कीम के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, पहले हम ये जो पूरा न्यूज़ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि टाटा पावर का यूनिट है, इसने यहाँ पे कैनरा बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि ये इंडियन हाउस होल्ड को अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कर सके ताकि वो लोग पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सके। ओके, ना यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो देखिए, टाटा पावर और कैनरा बैंक के बीच में ये जो पार्टनरशिप हुआ है, तो इस पार्टनरशिप के तहत 3 किलोवाट तक के कैपेसिटी वाला जो सोलर सिस्टम होगा ना, उसके लिए 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर 10% का मार्जिन होगा। मतलब कि जो सोलर सिस्टम है, लेट्स से कि उसका कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे जो बोरोवर होगा उसको 10% मतलब कि 10,000 रुपीज़ जो है वो मार्जिन के तौर पे देना होगा। ओके, और उसके अलावा उसको किसी भी प्रकार का जो कोलेटरल होता है वो नहीं देना होगा और जो लोन होगा उसके ऊपर 7% पर एनम के रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लोन का रीपेमेंट पीरियड है वो 10 ईयर है, मतलब कि उसके पास 10 साल का समय होगा, 10 साल के समय के अंदर वो जो लोन का रीपेमेंट है वो कर सकता है। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप के तहत 3 किलोवाट तक के कैपेसिटी वाला सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 10% मार्जिन देना होगा, किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं देना होगा, 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा और 10 ईयर रीपेमेंट पीरियड है। ओके, अब देखिए, लार्जर सिस्टम के लिए 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम के लिए यहाँ पे 6 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उसके ऊपर उसको 20% का जो मार्जिन है वो देना होगा, किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं देना होगा और 10% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो उसको देना होगा और यहाँ पे भी सेम जो रीपेमेंट पीरियड है वो 10 साल का है। ओके, तो ये सब कुछ डिटेल्स है ना। देखिए, यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुआ है ना, ये पार्टनरशिप भारत का जो उद्देश्य है कि इसके पास 2030 तक 500 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हो जो कि रेन्यूएबल एनर्जी से जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उससे प्राप्त हो, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया। तो ये जो भारत का उद्देश्य है ना, इस उद्देश्य को ये पार्टनरशिप सपोर्ट करता है, एक पुश देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या था, टाटा पावर ने कैनरा बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है रूफ टॉप सोलर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप के तहत जो इंडियन हाउस होल्ड है उनको यहाँ पे अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग रूफ टॉप जो सोलर होता है उसको इंस्टॉल कर सके अपने घरों के छत पे। ठीक है, नाउ कैनरा बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908 है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ का नाम है के सत्यनारायण राजू जी और कैनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ओके, ना देखिए, यहाँ पे हम पीएम सूर्य घर स्कीम के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो हमारा न्यूज़ था उसमें क्या बोला गया था कि जो पार्टनरशिप हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि जो पीएम सूर्य घर स्कीम है उसके तहत लोग जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर सके। राइट, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो पीएम सूर्य घर स्कीम है, भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 29 फरवरी 2024 को अप्रूव किया था
किस लिए अप्रूव किया था? ताकि जो सोलर रूफटॉप कैपेसिटी का शेयर है उसको बढ़ाया जा सके। मतलब कि ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है पूरे देश भर के अंदर, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जा सके इस उद्देश्य से। और ताकि जो रेसिडेंशियल हाउस होल्ड है वो अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, जो आपका रूफटॉप सोलर होता है उसको अपने घर के छतों पे इंस्टॉल करके। तो इस उद्देश्य के साथ 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अप्रूव कर दिया था। अब इस स्कीम का जो पूरा बजट है वो 75,021 करोड़ है, और इस स्कीम को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ देखिए, ये जो पूरा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, इस योजना के तहत ना 2 किलोवाट तक कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम के लिए यहाँ पे जो सोलर यूनिट का कॉस्ट होता है उसका 60% सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि लेट्स से कि 2 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर रहा है कोई, और जो यहाँ पे आपका सोलर यूनिट का कॉस्ट है वो लेट्स से कि 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे सरकार उसको 60,000 रुपीज़ सब्सिडी के तौर पे देगा, और बाकी का जो 40,000 रुपीज़ है वो उसको खुद से देना पड़ेगा, जो बेनिफिशियरी है उसको खुद से देना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा देखिए, वैसा सोलर सिस्टम जिसका कैपेसिटी 2 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट तक के बीच में है, तो यहाँ पे सरकार उसको 40% सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जो उसका एडिशनल कॉस्ट आता है 2 किलोवाट सिस्टम का जो कॉस्ट है उसको हटा करके, उसके अलावा जो उसका एडिशनल कॉस्ट आता है ना, उसके ऊपर सरकार उसको 40% का सब्सिडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? और देखिए, यहाँ पे भारत सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है वो सिर्फ वैसा सोलर सिस्टम के लिए है जिसका कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट तक है। ओके, तो अप टू 3 किलोवाट तक कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम के लिए ही जो सरकार है वो इस स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड करता है। ना यहाँ पे देखिए, जो करेंट बेंचमार्क प्राइजेस है, जो करेंट अभी स्टैंडर्ड प्राइजेस है, उसके हिसाब से 1 किलोवाट सिस्टम के लिए सरकार 30,000 रुपीज़ सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सरकार 60,000 रुपीज़ सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, और 3 किलोवाट सिस्टम और हायर के लिए सरकार 78,000 रुपीज़ जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीएम सूर्य घर स्कीम को भी देख लिया। क्यों हमने इस स्कीम के बारे में बात किया है? क्योंकि टाटा पावर और कैनरा बैंक के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। इस पार्टनरशिप के तहत इंडियन हाउस होल्ड को अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो लोग ये जो पीएम सूर्यघर स्कीम है, इस स्कीम के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सके अपने घर में। ठीक है, और वो खुद का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जनरेट कर सके ना। यहाँ पे आगे बढ़ते और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए लुक अप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वैसे यूजर्स जो कि एनईएफटी आरटीजीएस का इस्तेमाल करके किसी को पैसा भेजते हैं, तो अब यहाँ पे पैसा भेजने से पहले वो जो बेनिफिशियरी का डिटेल्स होता है उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको अपने दोस्त को पैसा भेजना है, लेट्स से कि आप एनईएफटी का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अपने दोस्त को पैसा भेजने से पहले, यहाँ पे ट्रांसफर को इनिशिएट करने से पहले जो आरबीआई का लुकअप फैसिलिटी है, इसका इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो दोस्त का बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सही है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे जो पॉसिबिलिटी है कि गलत अकाउंट में पैसा चल जाएगा वो कम हो जाएगा, और जैसे ही आपका डिटेल मैच हो जाता है फिर आप जो सेफली पैसा का ट्रांसफर आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए जो लुकअप फैसिलिटी होता है उसको इंट्रोड्यूस किया है। पूरा न्यूज़ क्या है उसको हम देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लुक अप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है बेनिफिशियरी अकाउंट के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट विच इज आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी के अंदर, ताकि जो फ्रॉड होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके।
तो ये जो फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी के थ्रू क्या होगा कि जो यूजर्स है ना, यूजर्स यहाँ पे एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू जो वो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करेंगे, तो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करने से पहले वो जो बेनिफिशियरी का नाम है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आप यूपीआई में करते हैं, जो आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आईएमपीएस है, उसमें करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप यूपीआई से या फिर आईएमपीएस के थ्रू आप किसी को पैसा भेजते हैं, तो पेमेंट होने से पहले ही जो बेनिफिशियरी का नाम होता है वो हमें दिखा देता है, राइट। लेकिन ये जो आरटीजीएस और एनईएफटी था, इसके थ्रू अभी तक हम जब पैसा भेजते थे तो हमें पेमेंट होने से पहले बेनिफिशियरी का नाम नहीं दिखाया जाता था। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो फैसला है वो लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए लुकअप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक क्या होता था, जो रेमिटर था, मतलब कि जो पैसा भेजने वाला था, वो जब एनईएफटी और आरटीजीएस का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन करता था तो ट्रांजेक्शन के पहले वो बेनिफिशियरी का नाम नहीं देख पाता था। ओके, लेकिन अब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लुकअप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके थ्रू अब वो एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करने से पहले बेनिफिशियरी का नाम व्यू कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी ये जो एनईएफटी और आरटीजीएस का मेंबर बैंक्स है उसको बोला है कि वो 1 अप्रैल 2025 तक ये जो फैसिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम का मेंबर बैंक्स है उसको बोला है कि वो 1 अप्रैल 2025 तक ये जो फैसिलिटी होता है इसको इम्प्लीमेंट कर दे। और देखिए, ये जो नया फीचर है ना, ये नया फीचर ऐसा नहीं है कि इसके बदले में कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर होता है, जो आईएफएससी होता है, जाहिर सा बात है कि जब भी आप एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना होता है, आईएफएससी देना होता है बेनिफिशियरी का, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर होगा, जो आईएफएससी होगा, जो कि रेमिटर के द्वारा एंटर किया जाएगा, जिसके द्वारा पैसा भेजा जा रहा है उसके द्वारा एंटर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आरबीआई का लुकअप फैसिलिटी होगा ना, ये क्या करेगा, ये बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नेम होगा, जिस भी नाम पे वो अकाउंट होगा, वो अकाउंट नेम बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से ये फेच करके आपको दिखा देगा। ओके, तो यहाँ पे यही फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। और ये जो फैसिलिटी है इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, या फिर अगर आप बैंक ब्रांचेस में भी जाएंगे, इन पर्सन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे भी आप ये जो फैसिलिटी है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यही पूरा फैसला लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने यहाँ पे एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए लुक अप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस प्रकार से अभी आप यूपीआई से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो पेमेंट होने से पहले आप बेनिफिशियरी का नाम देख पाते हैं, सेम उसी प्रकार से अब अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट होने से पहले आप बेनिफिशियरी का नाम देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूज़ था जिसको हमने डिस्कस किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच गया था डिस्कशन के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।